यूजीसी नेट के लास्ट यूनिट जो कि इनकम टैक्स की है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स का सिलेबस हमारा क्या है और इसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इनकम टैक्स। आप सभी जानते हो कि पहले इनकम टैक्स का जो सिलेबस था वो कम था, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, वाइड हो गया है। और ये टोटली सारा ही सब्जेक्ट बीकॉम और एमकॉम की बुक में से है। कुछ नया पोर्शन है जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है, वो सीए के सिलेबस में से लिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं हमारे आगे सबसे पहले है सिलेबस, जो कि हमारा इनकम टैक्स का न्यू सिलेबस है। इसी में से हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं अप्रोक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं। ओके, एक बार बेसिक में अगर आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है। सबसे पहले है इनकम टैक्स बेसिक कॉन्सेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस टैक्स इंसिडेंस, एग्जम्पशन इनकम, एग्रीकल्चर इनकम। ये सारे के सारे हमारे पास बेसिक फंडे हैं कि हम इनकम टैक्स के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, क्या क्या चीज़ नहीं आती। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, की टैक्सेबल इनकम हमारी क्या है और कौन कौन से हेड हैं, उन हेड्स के बारे में भी जानकारी देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। फिर उसके बाद डिडक्शन, ग्रॉस टोटल इनकम, और फिर हम देखेंगे इंडिविजुअल की असेसमेंट क्या है और क्लबिंग ऑफ इनकम, यानी दो दो से ज़्यादा लोगों के आपस की इनकम कैसे एक दूसरे की इनकम में ऐड करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम के थ्रू। और उसके बाद अब नया जो जुड़ा हुआ है वो है इंटरनेशनल टैक्सेशन का, डबल टैक्सेशन एंड अवॉइडेंस मैकेनिज्म, ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ये टोटली ही नया नया सिलेबस अब की बार इंक्लूड किया हुआ है। पहले ये सिलेबस बिल्कुल भी नहीं था। कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग, इससे पहले अगर सिलेबस की बात करें तो कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग छोटा सा पार्ट था, लेकिन अब की बार बहुत डीपली इन्होंने हर एक चीज़ को कवर करके बताया है कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है टैक्स प्लानिंग में और क्या नहीं करना। उसके बाद डिडक्शन, टीडीएस और एडवांस पेमेंट, ई फिलिंग एंड इनकम टैक्स रिटर्न। ये टोटली हमारा सारा सिलेबस है जो कि अब रिवाइज होके नया सिलेबस आया है। ओके, अब हम देखते हैं कि पिछली बार से जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें क्या क्या क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन, जून में कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन दिसंबर 19 में एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जम्पशन इनकम्स, जो सेक्शन 10 की जितनी भी इनकम्स है, कौन कौन सी एग्जम्पशन है वो सारी इसके अंदर आती है, और इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। इससे पहले 19 से पहले भी बन रहा था, अब भी बन रहा है और आगे भी शायद बनेगा। सैलरी ऐड में से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, और पहले भी सैलरी ऐड में से कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते नहीं थे। हाउस प्रॉपर्टी में से एक क्वेश्चन आया, अब की बार एक भी नहीं आया। एक हाउस प्रॉपर्टी में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली हर बार आता ही आता है, वो है कि एक्सेप्शनल एक दो बार ना आए तो अलग बात है। पीजीबीपी में से भी हमेशा एक दो क्वेश्चन आते ही रहे हैं पहले भी। उसके बाद कैपिटल गेन और डिडक्शन का भी एक क्वेश्चन हमेशा आ जाता है। लेकिन अब की बार अगर ये जो नया सिलेबस इन्होंने ऐड किया है, इस नए सिलेबस को हम देखते हैं, उसके हिसाब से हमें पता लग रहा है कि जो लास्ट की यूनिट है इनकम टैक्स कैलकुलेशन, आईटीआर, टीडीएस और इंटरनेशनल टैक्सेशन, इनमें से हमारे पास एक नई क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। ठीक है, तो ये यूनिट से लास्ट वाली जो है ये हमारे लिए टोटली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इनमें से हमारे पास हमेशा क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही मिलता है। ओके, पहले क्या था कि जैसे 5 ही क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब हमारे पास एक पूरी यूनिट बनी हुई है इनकम टैक्स की, उसमें से 10 या 9 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते ही आते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि स्टार्टिंग से हम इनकम टैक्स के बारे में अच्छे से पढ़ पाएँ कि बेसिकली इनकम टैक्स का मीनिंग क्या है, कैसे ये कहाँ कहाँ से कवर होता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हमें उनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स इन, यानी टैक्स का मीनिंग ही क्या है, तो टैक्स इज़ ए कंपलसरी चार्ज बाय दी गवर्नमेंट। यानी आप सभी नॉर्मली जानते हो कि टैक्स का मीनिंग क्या है कि गवर्नमेंट लोगों से जो चार्ज करती है, कुछ पैसे लेती है। ठीक है, वो ही क्या है, टैक्स है। लेकिन इसमें और एक वैसे चार्ज करने में, दोनों में डिफरेंस है। टैक्स क्या है, कंपलसरी चार्ज है। किस पे लगेगा वो, या तो गुड्स पे लग सकता है, कोई सर्विसेज पे लग सकता है, कोई इनकम पे लग सकता है और कोई एक्टिविटी के ऊपर लग सकता है। ये हमारे पास बेसिकली चीज़ें हैं, या तो गुड्स पे लगेगा या सर्विस पे या कोई इनकम पे या फिर कोई एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं वो। तो बेसिकली जो चार्ज है, जो हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स जो पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो
तो गवर्नमेंट है ना इसको दो तरीके से ले रही है और इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो फर्स्ट में हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। अब डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स का सिंपल मीनिंग यही है कि हम डायरेक्टली बंदे से, जो बंदा है जिसको टैक्स पे करना है, गवर्नमेंट को लेना है, तो डायरेक्टली उस बंदे से ही कलेक्ट कर ले। यानी इफ़ टैक्स इज़ लेविड, या तो लेविड हो, इंसिडेंस हो, अराइज हो रहा हो वहाँ पे, या उसके ऊपर बर्डन आ रहा हो, या उस बंदे पे इम्पोज किया गया हो। कैसे? डायरेक्टली इम्पोज किया हो तो हम उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जनरली डेफिनेशन में भी यही है, इफ़ टैक्स इज़ लेविड, इंसिडेंस, बर्डन इम्पोज डायरेक्टली ऑन द इनकम, उस बंदे की इनकम पे हो, वेल्थ पे हो, गुड्स पे हो, ठीक है, दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट में क्या है? अगर हम टैक्स लेविड, इंसिडेंस या बर्डन इम्पोज करें इनडायरेक्टली ऑफ द इनकम ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। अब देखो सपोज इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम देखो दुकान से कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम तो उसके एमआरपी उसको दे देते हैं, लेकिन जो वो रिटेलर है, रिटेलर जो आगे पेमेंट करेगा उसको दो तरह की पेमेंट रहेगी, उसके अंदर उसकी कॉस्ट रहेगी और टैक्स रहेगा। लेकिन हमारे अंदर भी टैक्स की वैल्यू इंक्लूड हो चुकी है, हम डायरेक्टली उसको पैसे दे देते हैं और टैक्स वो सबमिट कराता है, ना कि हम कराते। अब देखो डायरेक्टली तो चार्ज हुआ नहीं, क्योंकि मेरे से टैक्स का पैसा लिया गया और उसने आगे जाके उसको दे दिया। ठीक है, यानी इनडायरेक्टली रिलेशन क्रिएट हो रहा है गवर्नमेंट का और टैक्स कलेक्शन का, या इंसिडेंस का। कहाँ? जैसे किसी से कलेक्ट किया और किसी को दिया हमने। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है इम्पैक्ट और इम्पैक्ट और बर्डन। अब देखो सेम पर्सन है, अब सिंपल सी बात है कि जिस बंदे पे इम्पोज होगा, ठीक है, बर्डन भी उसी बंदे पे पड़ेगा, तो डायरेक्ट ही हो गया। ठीक है, समझने की बात है। जैसे मैं हूँ, मेरे ऊपर कोई टैक्स लगा है और मैं ही पे कर रहा हूँ, तो हो गया डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब देखो दूसरा इम्पोज और बर्डन की बात करें तो हम देखेंगे कि जो दुकानदार है, इम्पोज तो हुआ किस पे? सेलर पे। ठीक है, लेकिन कलेक्ट कहाँ से किया? बायर से, यानी हमसे कलेक्ट किया और उसने फिर आगे गवर्नमेंट को दिया। आई थिंक आप समझ चुके हैं कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद है इसके नेचर कैसे हैं। जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका नेचर कैसा है? प्रोग्रेसिव है, और इनडायरेक्ट है उसका रिग्रेसिव है। अब प्रोग्रेसिव का मीनिंग क्या है? कि जैसे जैसे इनकम ज़्यादा बढ़ती जाएगी ना, टैक्स रेट भी उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। ठीक है, रिग्रेसिव का मतलब क्या है? फिक्स रेट्स होती है, यानी एक एवरेज रेट होती है। ठीक है, जैसे कि जीएसटी में हम बात करें तो फिक्स रेट होती है 0%, 5%, 12, 18 और 28%। ये हमारी रेट फिक्स होती है, सभी पे ये लगती है, चाहे वो गरीब हो उसके ऊपर भी और चाहे वो अमीर हो, सब पे। लेकिन प्रोग्रेसिव में क्या है? 2.5 लाख तक तो बिल्कुल ही एग्जम्प्ट है, उससे ज़्यादा जो इनकम कमाता जाएगा उसके ऊपर उतना उतना टैक्स लगता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, इन्फ्लेशन, रिड्यूस इन्फ्लेशन, लो परचेजिंग पावर। अब देखो जो डायरेक्ट टैक्स है उससे हमारा क्या है? इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। कैसे? क्योंकि जो ज़्यादा इनकम कमा रहा है उसको ज़्यादा टैक्स पे करना है। ठीक है, लोगों के पास अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट है लो परचेजिंग पावर। ठीक है, यानी लोगों के पास अगर देखो ज़्यादा पैसे रहेंगे तो ज़्यादा परचेजिंग पावर रहेगी। अगर हम टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करेंगे, उनसे ज़्यादा टैक्स लेंगे, तो परचेजिंग पावर उनकी कम हो जाएगी। इसका दूसरा ही अपोजिट में अगर बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स है, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन और हाई प्राइस। अब देखो सेम, अगर सेम रेट से कोई भी चीज़ चल रही है, जैसे मान लो कोई भी गुड्स है, उस गुड्स के ऊपर 18% से हमने जीएसटी रेट लगाया। ठीक है, वो 100 रुपये की थी, अब क्या हो जाएगी? 118 की हो जाएगी, यानी हाई प्राइस हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसमें इन्फ्लेशन बढ़ता है और इसमें रिड्यूस होता है। एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद इनइक्वलिटी। अब देखो इनइक्वलिटी के बारे में अगर बात करें तो गवर्नमेंट कहती है कि जो 70% पैसा है वो 30% लोगों के पास है, और जो 30% पैसा है वो 70% लोगों के पास है। ठीक है, तो यानी इनइक्वलिटी है, जबकि होना ऐसा चाहिए कि 50% लोगों के पास ही 50% पैसा हो। ठीक है, या 100% लोगों के पास ही 100% पैसा हो। अब देखो हम बात करते हैं इनइक्वलिटी की। इनइक्वलिटी में क्या है? इस डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमारे पास पॉइंट ये है कि जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है वो ज़्यादा टैक्स देगा, कम कमा रहा है वो कम देगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या होगी? इनइक्वलिटी रिड्यूस होएगी। और इसके अंदर क्या होएगा? इसके अंदर टैक्स जितना ज़्यादा, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, सबसे सेम रेट से लिया जाएगा, और उससे इनइक्वलिटी और बढ़ेगी। यानी गरीब आदमी के लिए तो वो चीज़ और भी महंगी होती जाएगी। ठीक है, अमीर आदमी के लिए उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला उस चीज़ से। ठीक है,
आई मीन आप ये समझ चुके हैं कि क्या है। ओके, उसके बाद ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं। जो डायरेक्ट टैक्स है उसको हम कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस ईयर पे और असेसमेंट ईयर जिस साल उसका हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको हम किसके बेस पे काम करते हैं, एक्टिविटी के बेस पे काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है मीनिंग में, इनकम वेल्थ सॉरी गुड्स इनकम एंड एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, यानी हम टैक्स के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं, गुड्स कर सकते हैं, सर्विसेज कर सकते हैं, इनकम कर सकते हैं और कोई एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अब एक्टिविटीज़ के बेस पे कौन सा टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इनको कंट्रोल कौन करता है। सबसे पहले कंट्रोल की अगर बात करें तो डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीआईसी, ठीक है, 1944 में ये बना था। ओके, अब देखो एग्जाम्पल की अगर बात करें कि कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स में हम देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 है, वेल्थ टैक्स इसके अंदर आता है, गिफ्ट टैक्स इसके अंदर आता है, कॉरपोरेट टैक्स आता है, टोल टैक्स जो हम गाड़ियों में देते हैं और रोड टैक्स, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स के, यानी जो बंदा जा रहा है, जो बंदा कोई भी काम कर रहा है डायरेक्टली उस टैक्स को वो पे कर रहा है, डायरेक्टली उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में अगर बात करें तो देखो सबसे पहला सेल टैक्स। सेल्स टैक्स क्या है, हम दुकान से कुछ खरीद लाते हैं, फाइनली हमने पैसे टैक्स के उसको दिए हैं, लेकिन वो टैक्स के पेमेंट करेगा खुद, ठीक है, यानी डायरेक्टली हमने नहीं किया, हमने इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसे दिए हैं। सेल्स टैक्स, जीएसटी, वैट, कस्टम, इंपोर्ट, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेनवेट, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है। तो कुछ भी आपके एग्जाम में बन सकता है, आप इनको अच्छे से देख लेना। उसके बाद कहता है, अब थोड़ा सा बेसिक अगर हमने देखा है कि स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में क्या क्या आया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मीनिंग क्या हो गया, उसके बाद देखते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है इनकम टैक्स की। जनरली ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट अगर हम चलेंगे तो अच्छा रहेगा। टैक्स वर लेविड इन द एंशियंट टाइम, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो मनुस्मृति बुक्स हैं उनके अंदर भी इसको डिफाइन किया हुआ है अच्छे से, ठीक है। ओके, अब आता है कि सबसे पहले इंडिया में कैसे लॉन्च हुआ, कब किसने क्या लगाया इनकम टैक्स के बारे में, वो बात की हुई है। सर जेम्स विल्सन ने 1860 में सबसे पहले टैक्स के बारे में या टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। उसके बाद सर जेम्स विल्सन, ही वाज फाइनेंस मेंबर ऑफ इंडियन काउंसिल, वाइसराय ऑफ द इंडिया, ही आल्सो गेव इंडियन फर्स्ट बजट स्पीच, उसने दी थी। उसके बाद 1886 में सेपरेट इनकम टैक्स पास हुआ, फिर 1917 में, 1718 में, 1922 में, फाइनली हमारे पास जो एक्ट आया वो 1961 में आया, ठीक है, और उसका असेसमेंट था 1961-62। अब अगर हम बात करते हैं हमारे जो बेसिक 1961 का जो हमारा एक्ट है उसके बारे में, ठीक है। इनकम टैक्स इन 1960 गवर्न व्हाट टू डू और व्हाट टू डू और नॉट टू डू। जनरली ये इनकम टैक्स एक्ट, कोई भी एक्ट होता है वो हमें दो ही चीज़ें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। द लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, यानी इनकम टैक्स के बारे में 61 एक्ट ये बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इनकम टैक्स रूल 62 क्या कहते हैं कि कैसे हमें उस चीज़ को कैलकुलेट करना है, कैसे उसको बनाना है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इफेक्टिव हुआ ये 1 अप्रैल 1962 से, आफ्टर कंटिन्यू इंट्रोडक्शन इन न्यू बजट्स। ओके, अब देखो हमारे पास ये तो एक 1961 का जो एक्ट है वो ये हमें बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है, कैसे हमें टैक्स पे करना है, कैसे क्या करना है। इसके अलावा हमारे पास हर साल एक फाइनेंस एक्ट या मनी बिल या बजट पास होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। उस बिल या उस फाइनेंस एक्ट के अंदर सारी की सारी रेट दी हुई होती है कि आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, कितने टैक्स, कितने इनकम पर टैक्स लगेगा, कितनी इनकम पे नहीं लगेगा, वो सारे के सारे हमारे पास ईयर टू ईयर चेंज होते रहते हैं फाइनेंस एक्ट के अंदर, ठीक है। तो जनरली अभी तक हमने दो चीज़ समझ ली। 1961 एक्ट क्या बोलता है कि क्या करना है और कैसे करना है, रूल्स ये बताते हैं कि कैसे करने हैं, और उसके बाद फाइनेंस एक्ट जो हर साल नया आता है या बजट आता है उसके अंदर हमारे पास ये डिफाइन हो जाता है कि भाई कितनी रेट से टैक्स लगेगा, कितनी तक एग्जम्प्ट रहेगी, क्या क्या चीज़ एग्जम्प्ट रहेगी, किस किस चीज़ों के ऊपर टैक्स लगेगा, किस किस चीज़ पे नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, अब अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसके अंदर 298 सेक्शन है और 14 शेड्यूल हैं। जनरली देखो ये सारे हमारे काम के हैं, ठीक है। इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट है और कुछ हमारे एक्स्ट्रा
सेक्शंस है जो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो टोटली हमें पता होना चाहिए कि कितने सेक्शन हैं और कितने शेड्यूल हैं। उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ मॉडिफाई सिस्टम ऑफ वैल्यू एडिड मोड वेट 1986 में। जनरली अब तो ये हट चुके हैं, सारा जीएसटी ने ले लिया है सारा काम, लेकिन ये चीज़ें फिर भी याद रखने की है कि कब ये आया था, तो हम इसको देख सकते हैं। तो 1991 में एक टैक्स रिफॉर्म कमेटी बनाई थी, ठीक है, राजा जे चेल्ले के नाम से। उसने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट की, क्या क्या उसने रिकमेंड किया था कि आप ये सारी चीज़ें लॉन्च कर दो इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम में, ठीक है। तो आपको पता है 1991 में एलपीजी रिफॉर्म भी आए थे, उसके साथ साथ टैक्स को भी चेंज करना था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये चीज़ें आई थी। तो आप थोड़ा बहुत इनको देख लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे ये, ठीक है। हाँ, ये कमेटी आ सकती है, कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं कमेटी के कि कौन सी कमेटी किससे रिलेटेड है, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो स्लैब रेट, ठीक है। स्लैब रेट जो 1920 की है, यानी हमारे सिलेबस में जो आएगी 1920 वाले में, तो हमें ये स्लैब रेट याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसने ना डिफाइन किया हुआ है 3 कैटेगरी में, जर्नल, सीनियर और सुपर सीनियर, ठीक है। अगर कोई भी, पहले क्या होता था कि मेल और फीमेल अलग अलग होते थे, लेकिन 2018 से इनको कंबाइंड करके एक ही बना दिया जनरल कैटेगरी में, जिसकी एज 60 से कम है, ठीक है। यानी वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, 60 टू 80 वाले सीनियर सिटीजन में आएंगे, और अबाव 80 ईयर से ओल्ड है यानी सुपर सीनियर सिटीजन वाली कैटेगरी में वो आएंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट इनको है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एग्जम्पशन देती है। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो देखो, फर्स्ट 60 ईयर में हमारे पास 2.5 लाख तक नील है। नेक्स्ट 2.5 लाख, यानी देखो अगर किसी बंदे की इनकम 2,50,000 तक है तो उसको तो कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर उस बंदे की इनकम 2.5 लाख से, अगर नेक्स्ट 5 लाख तक की इनकम तक पहुंचने के लिए नेक्स्ट वाले 2.5 लाख रुपए है ना, उनके ऊपर उसको सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स देना है। नेक्स्ट 5 लाख से 10 लाख के ऊपर सीधा 20% देना है, और 10 लाख से ऊपर है तो उस वाली लिमिट्स में उसको 30% टैक्स देना है। ऐसे ही अगर सेम हम बात करें 60 टू 80 ईयर यानी सीनियर सिटीज़न की, तो उन्होंने 3 लाख तक तो क्या है उनका नील है। अगले 2 लाख पे यानी 3 लाख से 5 लाख के बीच में अगर इनकम है तो उसके ऊपर उसको देना है 5%। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% और 30%, ठीक है। हम आगे देखेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इसको बस याद रखो कि ये लिमिट्स है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट आगे आगे अगर बढ़ते जाएंगे तो हम ये सारी चीज़ें भी कवर करते जाएंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सरचार्ज का, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो आपको 10% सरचार्ज देना है। सरचार्ज मतलब आपको टैक्स के ऊपर टैक्स देना है 10%, ठीक है। ओके, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर हमारी इनकम है तो हमें 10% देना है, अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो हमें 15% एक्स्ट्रा सरचार्ज देना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होता है, और टैक्स हम आगे देखेंगे कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। लेकिन इसमें ना एक चीज़, एक पॉइंट आ चुका है मार्जिनल रिलीफ के साथ, ठीक है। ये एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम अच्छे से एक बार देख लेते हैं हमारे इस पॉइंट में, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बंदा है जिसकी इनकम है 50 लाख रुपीज़, ठीक है। 50 लैक्स के ऊपर टैक्स बिफोर सरचार्ज, यानी उसके ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट कर दिया 13,12,500 उसका टोटल टैक्स बना। अगर उसकी इनकम 50 लाख है तो हम समझते हैं कि आगे कैसे कैसे सरचार्ज उसको देना है और कैसे कैसे उसको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखो 50 लाख तक है तो सरचार्ज उसको कुछ भी नहीं देना, ठीक है। अगर उसकी इनकम मान लो 51 लाख हो जाती है, 51 लाख होते ही उसके टैक्स कितना बनेगा 13,42,500, ठीक है। अब देखो उसको क्या देना पड़ेगा, सरचार्ज। सरचार्ज कितना 10, हमने 50 लाख से ऊपर जितना बोला है उसके उस इनकम को देखेंगे, यानी 10% दिया जाएगा 50 टू 1 करोड़ के बीच में अगर उसकी इनकम है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको कितना दिया 10% सरचार्ज एक्स्ट्रा लगा दिया, यानी 13,42,500 पे 10% हो गया 1,34,250 रुपये, ठीक है। ऐसे उस बंदे की टोटल लाइबिलिटी कितनी होगी टैक्स की, 14,76,750 रुपये की,
ठीक है। अब थोड़ा सा सोचने की बात है, उस बंदे की इनकम कितनी बढ़ी, सिर्फ और सिर्फ 51 लाख, यानी 50 लाख से सिर्फ 1 लाख रुपए बढ़े। ठीक है। अब उसकी टैक्स लाइबिलिटी यानी टैक्स की अगर बात करें तो टैक्स कितना बढ़ गया उसका, पहले उसका टैक्स था 13,12,500, अब उसका कितना हो गया 14,76,750, यानी उसकी इंक्रीज टैक्स लाइबिलिटी होगी 1,64,250, सॉरी 1,64,250 से ज़्यादा उसका टैक्स हो गया। यहाँ पे अब हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि इनकम 1 लाख बढ़ी और टैक्स बढ़ गया 1,64,250 से। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ी, सिर्फ 1 लाख से इनकम बढ़ी और टैक्स बढ़ गया 1,64,000 से, ये तो एक अनलॉजिकल सी बात हो गई। इसलिए गवर्नमेंट एक रूल लेके आई मार्जिनल रिलीफ का। ठीक है, उसमें ये कहा गया कि जैसे आपकी इनकम 1 लाख बढ़ी है और आपकी टैक्स लाइबिलिटी 1,64 यानी उससे ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो हम इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों का जो डिफरेंस है 64,250 का, उसको हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे, उतने रुपए की हम आपको छूट दे देंगे। ठीक है, इसका जनरली फ़ायदा क्या हुआ कि उस बंदे की टोटल इनकम, टोटल टैक्स कितना बन रहा है 134,250, सॉरी 147,675, यानी 14,76,750, उसमें से 64,250 हम लेस कर देंगे। ठीक है, यानी इतना हम माइनस कर देंगे उसका मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, उसके बाद उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी वो बनेगी 14,12,500, जो कि उसको नेट इतना टैक्स पे करना है। आई होप कि आपको ये भी थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे अगर देखें, अगर उस बंदे की इनकम हो जाती है 55 लाख रुपए, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अब देखो उस बंदे की अगर इनकम होगी 55 लाख तो टैक्स लाइबिलिटी होगी 14,62,500, सरचार्ज लगेगा 10%, क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा उसकी इनकम हो चुकी है। ऐसे उसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है 16,08,750 की। ठीक है, अब देखो इनकम उसकी कितनी बढ़ी 5 लाख से, ठीक है, और जो टैक्स लाइबिलिटी बनी वो 2,96,250। इस केस में हमारे पास मार्जिनल रिलीफ कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी इनकम 5 लाख से बढ़ी है और टैक्स सिर्फ 2,96,000 यानी इससे कम बढ़ा है, इसलिए यहाँ पे कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं दिया जाएगा। यानी अप्लीकेबिलिटी के हिसाब से ही मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर उस बंदे की इनकम जितनी बड़ी है उससे ज़्यादा अगर टैक्स बनता है तो हम उसको मार्जिनल रिलीफ वाले कॉन्सेप्ट में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के 4% एक्स्ट्रा हमारे पास सेस लगती है, ये हमको पता होनी चाहिए, ये एग्ज़ाम में 2-3 बार आई हुई है। ठीक है, किस रेट से होती है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, ये सारे पहले थे अब है नहीं, तो इनके बारे में पता होना चाहिए, बस ज़्यादा उसकी नॉलेज के यानी नॉलेज के लिए अच्छी है, लेकिन ज़्यादा हमें इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। उसके बाद अब ये तो था हमारे पास इंडिविजुअल या एचयूएफ के केस में कि कैसे हमने टोटल टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, क्या क्या सरचार्ज रहेगा, क्या क्या रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कोई फर्म है या एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, तो उस केस में देखो ये वाले रूल नहीं लगेंगे कि 20-30%। हमें क्या करना है उस केस में, सीधा 30% उसके ऊपर टैक्स लगा देना है। ठीक है, उसकी जितनी इनकम हुई है उसके ऊपर सीधा 30% टैक्स। ठीक है, फॉरेन कंपनी है तो 40%। ठीक है, अब देखो डोमेस्टिक कंपनी के कुछ पार्टीशन किए हुए हैं, डोमेस्टिक कंपनी के कुछ बेस अलग अलग करके दिए हुए हैं। अगर डोमेस्टिक कंपनी है जिसकी टर्नओवर रिसिप्ट 250 करोड़ से कम है या 250 करोड़ है तो उसको टैक्स देना है 25%। ठीक है, अगर डोमेस्टिक कंपनी जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको देना है 30% टैक्स। ठीक है, ये रेट आप याद रख लेना, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फर्म के बारे में, तो सरचार्ज फर्म को कितना देना है, जब टोटल इनकम 1 करोड़ से अगर ज़्यादा है तो उसको 12% सीधा सीधा सरचार्ज देना है। ठीक है, एक फर्म को और एलएलपी को टोटल टर्नओवर 1 करोड़ से अगर ज़्यादा है तो उसको सीधा सीधा 12% सरचार्ज देना है। डोमेस्टिक कंपनी के बारे में अगर बात करें, जिसकी टोटल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच पे है, ठीक है, यानी हम दोनों की बात करेंगे, फॉरेन कंपनी भी और डोमेस्टिक कंपनी भी। ठीक है, यानी जिसकी टोटल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो उसको डोमेस्टिक कंपनी को 7% सरचार्ज देना है, फॉरेन कंपनी को 2% सरचार्ज देना है। ठीक है,
अब दूसरी कंडीशन ये आती है जिसकी टोटल इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है। अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो उसको 12% देना है, फॉरेन कंपनी है तो उसको 5% से सरचार्ज देना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक हमारे पास अलग से प्रोविज़न है, अलग से इसकी टैक्स कैलकुलेशन होती है। ठीक है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर टैक्स कैसे लगता है, किस रेट से लगता है वो। ठीक है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम 10,000 रुपये तक है तो उसके ऊपर सीधा 10% लगेगा। 10,000 से 20,000 के बीच में तो 20%, 20,000 से ज़्यादा है तो 30%, प्लस में सरचार्ज लगेगा 1 करोड़ से अगर ज़्यादा है तो। ठीक है। 1 करोड़ से अगर ज़्यादा है तो सीधा हम 12% सरचार्ज लगा देंगे। ओके। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन रिबेट का। जैसे जैसे हमने टोटल बंदे की इनकम कैलकुलेट की, टैक्स कैलकुलेट किया, सरचार्ज किया, ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है इनकम टैक्स एक्ट में जो टैक्स की छूट देते हैं, जैसे कि सेक्शन 87A में दिया हुआ है। ठीक है। जनरली इसको ले कौन सकता है, इंडिविजुअल और रेजिडेंट जिसकी टोटल इनकम 3.5 लाख रुपए तक है, वो कितने टैक्स में एग्जम्पशन कर सकता है, 2,500 रुपये। ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आदमी जिसकी इनकम 3.5 लाख से कम है और उसकी टैक्स लाइबिलिटी 2,500 से अगर ज़्यादा है तो उसको 2,500 रुपये की छूट दे दी जाएगी। ठीक है। ये कुछ स्पेशल रेट है अलग अलग कंडीशन में। इनके ऊपर स्लैब रेट से टैक्स नहीं लगता, इनके ऊपर स्पेसिफिक रेट से टैक्स लगता है। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर 112 के हिसाब से उसके ऊपर सीधा 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 10% है और 111A 15% है। ठीक है। ये रेट आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है। इनकी फर्दर जो क्लासिफिकेशन है, इनको कैसे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, वो सारा अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है। कैजुअल इनकम 115BB के हिसाब से 30%, डिविडेंड के ऊपर 10%। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अभी आगे देखेंगे कि क्या क्या है क्या नहीं है। ये रेट आपको बिल्कुल याद करनी है, एक एक कहीं से भी क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछ सकते हैं, आपको टोटली ये सारी की सारी याद हो जानी चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक बंदे की टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी टोटल इनकम कैसे काउंट होएगी, वो हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक आदमी कहाँ कहाँ से इनकम कमा सकता है। तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट ने 5 हेड बनाई हैं जिसमें से उसकी इनकम कैलकुलेट होती है। सबसे पहला सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। ठीक है। वो सारे सेक्शन के हिसाब से देखें तो 15 से 59 तक है। इन सारे सेक्शंस में पांचों हेड कवर हो जाते हैं। कहता है कि इनकम उन 5 हेड से आई है वो। ठीक है। ऐड करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब ये है कि देखो कोई माइनर बच्चा है, उसकी कुछ इनकम है, ठीक है, तो वो तो टैक्स दे नहीं सकता। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि उस बच्चे की इनकम उसके पेरेंट्स में ऐड कर देते हैं। उसका एक अलग से चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम का, उसको हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे। तो वो जो इनकम होगी वो सारी इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। गवर्नमेंट ने कहा कि आप पैसे कमाओ। ठीक है। पैसे कमाने के साथ साथ अगर आपको नुकसान हो जाता है, ठीक है, और उस साल जैसे नुकसान हो गया तो उस नुकसान को अगले साल में आप सेट ऑफ कर सकते हो अगली साल के प्रॉफिट में से। ठीक है। तो पॉइंट आप समझ चुके हो। सबसे पहले 5 हेड की इनकम जोड़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा इनकम है, क्लबिंग करने वाली इनकम है, वो ऐड करेंगे, और पिछले साल का कोई लॉस है, ठीक है, उसको हम सेट ऑफ करेंगे, या जो अगली बार लाया हुआ लॉस है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हुए इसमें से माइनस करेंगे। देन हमारे पास आ जाती है ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है। और ये किस सेक्शन में डिफाइन है, सेक्शन 14 में। कई बार है ना, आप सेक्शन भी याद रख लेना, सेक्शन भी पूछ लेते हैं कि कौन सा किसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है। ग्रोस टोटल जीटीआई आने के बाद हम क्या करते हैं, डिडक्शन, यानी जो बंदा डिडक्शन क्लेम करेगा, जो उसकी इनकम में से माइनस होने के पॉइंट बनते हैं। सबसे पहले डिडक्शन की हम बात करें तो जनरली हमारे सेक्शन की बात आती है तो 80C से 80U तक की सारी डिडक्शन आती है। ठीक है। हम टोटल जितनी भी बंदा डिडक्शन क्लेम करेगा वो डिडक्शन यहाँ पे माइनस कर देंगे। देन हमारे पास निकल के आएगा टोटल इनकम, सेक्शन 245 में जो डिफाइन हुई है कि एक बंदे की टोटल इनकम क्या है, वो यहाँ पे डिफाइन है। ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे, जितनी टोटल इनकम आ गई उसको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन करेंगे उसकी, कि कितना उसका टैक्स बनता है। फिर उसमें से अगर कोई रिबेट है या रिलीफ है, वो सारी 87 सेक्शन में दी हुई है, वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। देन उसके बाद जो आएगा वो उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी कि इतना उसको टैक्स पेमेंट करना है।
ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम एडवांस में टैक्स पेमेंट कर देते हैं और हमारी जो टैक्स पेबल है या टैक्स लाइबिलिटी है वो कम बनती है, तो उस केस में हमें क्या हो जाएगा, रिफंड मिल जाएगा टैक्स का। ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास टोटल इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने के, और कैसे पूरा स्ट्रक्चरली किया जाता है ये टैक्स कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर बट इट्स टैक्सेबल इन द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखो दो चीज़ नई आई है, एक तो प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर। ठीक है, अब देखो आप सभी जानते हो कि फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। ठीक है, अब जनरल सी ये बात है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में जो इनकम कमाई नेक्स्ट वाले फाइनेंशियल ईयर में, हमें ये पता लगेगा कि इस ड्यूरेशन में यानी पिछले वाले 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में टोटल कितनी इनकम कमाई। ठीक है, उसी बेस पे हम टैक्स लगा पाएंगे। ठीक है, अभी आप देखो 2 पीरियड होते हैं बेसिकली, यानी 2 फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, मान लेते हैं 17-18, 18-19 और 19-20। जनरली अब अगर हम बात करें तो 19-20 की हमारी टैक्स रेट लगती है। ठीक है, तो हम जो इनकम होगी ना 18-19 की, यानी 1 अप्रैल 2018 31 मार्च 2019 के बीच की टोटल इनकम, सारी टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। कब करेंगे, हम करेंगे उसको 19-20 वाले फाइनेंशियल ईयर में, यानी 1 अप्रैल 19 और 31 मार्च 20 के बीच में जो भी डेट होएगी, उस डेट में हम 18-19 की टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे 19-20 में। ठीक है, 18-19 की टोटल इनकम जो कैलकुलेट की वो कौन सा ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर, और हमने टैक्स किस में कैलकुलेशन की, 19-20 में, वो हो गया हमारा असेसमेंट ईयर। ठीक है, आई होप कि थोड़ा सा आप समझ चुके हो। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपको पता है तो आप अच्छे से इसको समझ भी सकते हो। ठीक है, तो क्या कहता है, इनकम टैक्स चार्ज होता है टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल की इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज होता है, बट इट्स टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर, यानी वो टैक्सेबल होती है असेसमेंट ईयर पे। ठीक है, जनरली ये चीज़ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए पर्सन। ये भी छोटे मोटे एग्जामों में पूछा जा सकता है, जैसे पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में, एमकॉम एंट्रेंस के एग्जाम में पूछा हुआ है 1-2 बार कि पर्सन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 2 है, उसके अंदर सारी डेफिनेशन दी हुई है, उसी में पर्सन की डेफिनेशन भी दी हुई है। उसमें क्या क्या कहा है, एक पर्सन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होएगा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, ठीक है, कंपनी हो सकती है, और एक फर्म भी हो सकती है, और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकती है, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई लोकल अथॉरिटी हो सकती है, और कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी होगी, जुडिशियल बॉडी होगी, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, ये सारी की सारी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, यानी एक पर्सन के अंदर हमारे पास क्या है, टोटली डेफिनेशन आई हुई है कि सारे के सारे जो पैसे कमा सकते हैं वो सारे के सारे एक पर्सन में इंक्लूड है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना है आपको। ऑल एसएससी आर पर्सन बट ऑल पर्सन आर नॉट एन एसएससी। सबसे पहले अगर हम बात करें एसएससी कौन होता है, एसएससी वो होता है जो टैक्स देने के लिए लाइबल हो। ठीक है, जो टैक्स पे करता है उसको हम बोलते हैं एसएससी। ठीक है, अब कहता है ऑल एसएससी आर पर्सन, सभी एसएससी पर्सन होंगे, बिल्कुल डेफिनेटली होंगे कि वो देखो कोई भी पर्सन जो टैक्स देगा वो इनमें से ही होगा। ठीक है, पर्सन की डेफिनेशन में, बट ऑल पर्सन आर नॉट एन एसएससी, सारे पर्सन एसएससी नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2.5 लाख की लिमिट रखी है, जिसकी 2.5 लाख से कम इनकम है वो तो टैक्स देगा ही नहीं, तो वो पर्सन भी नहीं होगा, या सॉरी एसएससी नहीं होगा, लेकिन पर्सन वो होगा। ठीक है, तो ये आप असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ देख सकते हैं, तो इसको आप समझ लेना। अब कहता है कि एओपी और बीओआई क्या होते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, नाम से ही पता लगता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी यहाँ पे पर्सन मीन ये सारे के सारे। ठीक है, उनका कोई ग्रुप हो, इन पर्सन्स ये कुछ भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी, एचयूएफ भी, कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है, वो सारे मिलके कोई काम करे। ठीक है, ठीक है, कोई कॉमन पर्पज़ के लिए कोई इनकम कमाए, उसको बोलेंगे एओपी। ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल यानी ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, वो हो सकते हैं। तो दोनों में आप अच्छे से इनका डिफरेंस समझ चुके हैं दोनों का मेरे हिसाब से। नेक्स्ट केस वेयर द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन द सेम ईयर। ओके,
अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है, देखो कुछ है ना ऐसे केस हो सकते हैं जिनको है ना इनकम टैक्स यानी जो टैक्स देना होता है उनको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स दे दिया जाएगा, असेसमेंट ईयर की तरफ जाने ही नहीं दिया जाएगा। यानी उनका नेक्स्ट ईयर आएगा ही नहीं, उसी फाइनेंशियल ईयर में उनकी टैक्स कैलकुलेट करके उन पे टैक्स लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो वो कहता है कि वो केस है जिसमें प्रीवियस ईयर में ही असेस किया जाएगा, सेम ईयर में ही उनकी असेसमेंट की कर दी जाएगी, सेम ईयर में उनसे टैक्स ले लिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्या है, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। अब देखो कोई बाहर का आदमी शिपिंग बिजनेस कर रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है, तो जैसे ही वो इंडिया में आया उसी फाइनेंशियल ईयर में उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की हम बात ही नहीं देखेंगे कि वो आया या नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद दूसरा है असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, कोई ऐसा आदमी जो इंडिया को छोड़ के जा रहा हो। ठीक है, अब देखो कोई बाहर शिफ्ट हो रहा है तो हम इस साल की उसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करके अगले साल पे थोड़ी ना टैक्स लगा सकते हैं, इसी साल पे लगाना पड़ेगा उसके ऊपर टैक्स। ठीक है, असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग ऑफ इंडिया हो सकता है, असेसमेंट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म फॉर ए सर्टिकुलर इवेंट ऑफ पर्पस। अब देखो कोई एओपी हो सकती है, बीओआई हो सकती है, ठीक है, जो एक स्पेसिफाई पर्पज़ के लिए डिफ़ाइन की गई थी, एक स्पेसिफाई पर्पज़ से ही उसको बनाया गया था और वो पर्पज़ ही पूरा हो गया। ठीक है, अब जैसे ही वो पर्पज़ पूरा हुआ तो अब हम क्या करेंगे, उसकी टोटल इनकम उसी फाइनेंशियल ईयर में निकाल के उस पर टैक्स लगा देंगे, यानी सेम ईयर पे ही हम टैक्स कैलकुलेशन कर देंगे और कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, कोई ऐसा हो जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा हो, अवॉइड कर रहा हो टैक्स को, उस केस में। और लास्ट है डिसकंटिन्यू बिजनेस के केस में। कई बार क्या करते हैं कि लोग अपना बिजनेस बंद कर देते हैं बीच में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो उस फाइनेंशियल ईयर में बंद कर दिया तो अगले फाइनेंशियल ईयर पे उस पर टैक्स लगेगा, नहीं, जैसे ही उसने बंद किया उसी फाइनेंशियल ईयर में उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स कैलकुलेट कर दिया जाएगा। ये 5 ऐसे केस हैं जिनमें प्रीवियस ईयर में ही टैक्स कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 4 स्टेट दैट नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड इन इंडिया एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ओके, सेक्शन 4 क्या कहता है, सेक्शन 4 ये बात कह रहा है कि हमें ना बिना अथॉरिटी बिना लॉ के टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जनरली हमारे पास कोई अथॉरिटी होगी, जैसे डायरेक्ट टैक्स के लिए सीबीडीटी है, सीबीआईसी है, इनडायरेक्ट के केस में अगर वो अथॉरिटी हमें अथॉरिटी देती है, हमें परमिशन देती है टैक्स कलेक्शन की, तो ही हम टैक्स लगाएंगे या कलेक्ट करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट रेजिडेंशियल स्टेटस का। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में अगर बात करें तो जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है इंडिया के अंदर वो रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे बनती है। ठीक है, तो ये सेक्शन 6 में हमें बताया हुआ है कि कैसे हम एक बंदे की रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया हुआ है। देखो जो इंडिविजुअल या एचयूएफ है, ठीक है, कंपनी और फर्म के केस में कंपनी के केस में अलग तरीके का निकालेंगे और इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में अलग तरीके से हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे। ठीक है, अब देखो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो रेजिडेंट हो सकता है या नॉट रेजिडेंट हो सकता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने ये कहा कि रेजिडेंट बनने के लिए कुछ कंडीशन होगी कि वो अगर वो कंडीशन फुलफ़िल कर देगा तो वो रेजिडेंट है, अगर वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं करेगा तो वो नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, वो कंडीशन है ये। ठीक है, ओके, अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है बेसिक कंडीशन। ठीक है, बेसिक कंडीशन में हमारे पास 2 कंडीशन है, यानी ऐसा बंदा जो 182 डे और उससे ज़्यादा पिछले साल में रहा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन जो पिछले साल 182 दिन और उससे ज़्यादा पिछले साल इंडिया में रहा हो। सबसे पहली कंडीशन यही है कि एक बंदा 182 या उससे ज़्यादा दिन पिछले साल इंडिया में रहा हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि एक बंदा पिछले साल तो 60 दिन रहा हो और पिछले 4 साल में 365 दिन और या उससे ज़्यादा दिन इंडिया में रहा हो। यानी ये 2 बेसिक कंडीशन है, इन 2 बेसिक कंडीशन के बेस पे हम कह सकते हैं कि वो बंदा या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा।
ठीक है, तो एक बार फिर दोबारा से बता देता हूँ क्या है। एक आदमी जो पिछले साल 182 या उससे ज़्यादा दिन इंडिया में रहा हो, दूसरा जो पिछले साल तो 60 दिन या उससे ज़्यादा दिन रहा हो, और पिछले 4 साल, उससे पिछले जो 4 साल है उनमें 365 दिन वो इंडिया में रहा हो। ठीक है, यानी ये बेसिक कंडीशन है। ठीक है, अब देखो, अगर कोई बंदा इन दोनों में से एक कंडीशन फुलफ़िल कर देता है, ठीक है, एनीवन, कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफ़िल कर देता है तो वो बन जाएगा रेजिडेंट। ठीक है, अगर वो इन दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम रेजिडेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी, यानी NOR। ठीक है, ऑर्डिनरी का मतलब जो सामान्य कभी कभी, और नॉट ऑर्डिनरी का मतलब जो, सॉरी, ऑर्डिनरी का मतलब जो नॉर्मली रहता है, और नॉट ऑर्डिनरी का मतलब जो कभी कभी रहता है। ठीक है, यानी कभी कभी वो इंडिया में आता है, कभी कभी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, रेजिडेंट चेक करना है। रेजिडेंट चेक करने के लिए कोई क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये दो कंडीशन। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम कहेंगे कि वो रेजिडेंट है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, या दोनों नहीं कर रहा, तो वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी के लिए क्या है। ठीक है, तो इसके केस में गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई है, यानी एडिशनल कंडीशन। ठीक है, यानी सबसे पहले तो हमें ये दो वाली देखनी है कि इन दोनों कंडीशंस के बेस पे वो रेजिडेंट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, उसमें एडिशनल कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो आदमी जो इन दोनों में है, ठीक है, पिछले 2 साल रहा हो आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। ठीक है, यानी पिछले 10 साल में से 2 साल वो इंडिया में रहा हो, या 730 दिन या उससे ज़्यादा पिछले 7 साल में से रहा हो। ठीक है, अब देखो, पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि इन दोनों में से ये जो एडिशनल कंडीशन है इनमें से वो कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, उसी के बेस पे हम ये डिफाइन कर पाएंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, अगर मैं दोबारा बता देता हूँ, पिछले 2 साल, ठीक है, कितने में से, 10 साल में से, 10 साल में से वो 2 साल इंडिया में रहा हो, ठीक है, कम से कम, और 730 दिन रहा हो पिछले 7 साल में से। ठीक है, ये दो एडिशनल कंडीशन है। ठीक, ओके, अगर कोई बंदा रेजिडेंट वाली तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रेजिडेंट हो गया, और एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। सिंपल सी बात है, यानी रेजिडेंट बनने के लिए तो वो दो कंडीशन है, ठीक है, और ऑर्डिनरी बनने के लिए ये एक्स्ट्रा की दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो वो हो जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नॉट ऑर्डिनरी की। अब देखो, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, ना तो 2 साल वो रहा हो पिछले 10 में से, या 730 दिन भी ना रहा हो पिछले 7 सालों में। अगर ये दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, या एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो भी हम उसको किस कंडीशन में रखेंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन में। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, इंडिविजुअल और HUF के लिए है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इंडिया में टैक्स लाइबिलिटी बनती है रेजिडेंशियल के बेस पे। ठीक है, रेजिडेंशियल बेस दो तरह के हो सकते हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट बनने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास दो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, जो कि ये है। ठीक है, अब रेजिडेंट बन गया तो अब हम देखेंगे कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। अगर वो ऑर्डिनरी है तो उसके लिए दो कंडीशन और है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑर्डिनरी है। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं कर रहा है, एक कर रहा है तब भी, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सी कंडीशन है। आई होप कि ये समझ में आ गई, और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। पिछली बार तो इसमें से आया ही आया है रेजिडेंशियल का ये क्वेश्चन, ये रहा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये कंपनी के केस में अभी पढ़ते हैं हम आगे, नेक्स्ट। ओके, कहता है कि कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन भी है, ठीक है, उनको हम छोड़ के चलते हैं, ठीक, जिनके केस में ये चीज़ें कैलकुलेशन नहीं करेंगे।
ठीक है, बेसिक कंडीशन उनकी अलग हो जाती है। फर्स्ट कहता है कि पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओके, इन केस ऑफ इंडिविजुअल हु इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया and who live India in any of the previous year for the purpose of employment outside India, this condition should not be applicable। यानी कोई ऐसा इंडिविजुअल या सिटीजन इंडिया का जो इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा हो पिछले साल में, किस काम से, किस पर्पज से, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, यानी बाहर काम करने के लिए जा रहा है, तो उस केस में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। यानी ये एक्सेप्शनल कंडीशन है जिनके ऊपर ये कंडीशन, जो बेसिक कंडीशन है, वो नहीं लगेगी। ठीक है। In case of individual who is a citizen of India, who live India in a previous year as a member of crew of an Indian ship, यानी इंडियन शिप के क्रू का मेंबर हो। इन केस ऑफ, थर्ड देखते हैं, इन केस ऑफ इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया और इन इज ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया केम ऑन ए विजिट टू इंडिया इन ए प्रीवियस ईयर, यानी कोई इंडिविजुअल जो इंडिया का ही सिटीज़न है, ठीक है, और वो इंडियन ओरिजिन का है, बाहर जाके रहता है, वहाँ उसने वहाँ की सिटीजनशिप ले रखी है और वो इंडिया में घूमने के लिए आता है, तो उस केस में भी ये कंडीशन हम नहीं चेक करेंगे। यानी इन तीन केस में ये जो बेसिक और एडिशनल कंडीशन है ये चेक नहीं की जाएगी। ठीक है, यानी इन केस में ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, तो ये कर लेना, इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या है। ठीक है, कंपनी में सबसे पहली बात तो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी होता ही नहीं, सिर्फ दो चीज़ होती है, या तो रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी। ठीक है, अब कंपनी के केस की बात करें तो रेजिडेंट कब है और नॉन रेजिडेंट कब है, वो सिंपल सी है। ठीक है, कोई इंडियन कंपनी है तो वो ऑटोमेटिकली रेजिडेंट कंपनी है। और दूसरा, जिस कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी पोएम, ठीक है, पहले होता था कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ओल्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिस कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी POEM, पोएम इंडिया के अंदर है तो हम उसको रेजिडेंट बोलेंगे, और उसकी पोएम बाहर है तो उसको हम नॉन रेजिडेंट कंपनी बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा ये रूल याद रख लेना। इंडिया की कोई कंपनी है तो रेजिडेंट है, और जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो इंडियन कंपनी या रेजिडेंट कंपनी है। ठीक है, अगर बाहर है तो वो NR कंपनी है। ठीक है, और पहले ये कॉन्सेप्ट होता था कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का, अब ये चेंज कर दिया प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट में। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन आया हुआ है ये दिसंबर 19 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी, कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ए कंपनी कैन बी क्लासीफाइड एज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब देखो, क्या कंपनी क्लासीफाई होती है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट? नहीं, कंपनी सिर्फ दो ही हो सकती है, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यानी ये स्टेटमेंट हो गई गलत। ठीक है, ए कंपनी कैन नेवर बी क्लासीफाइड एज, कभी भी नहीं क्लासीफाई की जा सकती नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, बिल्कुल सही बात है ना। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में कभी भी क्लासीफाई नहीं होती, यानी ये करेक्ट स्टेटमेंट हमारी सही है। थर्ड देखते हैं, ए कंपनी कैन बी क्लासीफाइड एज ए, यानी कैन बी क्लासीफाइड एज ए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट विद द परमिशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये तो है ही नहीं ये बात। ठीक है, तो यानी ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ए कंपनी कैन बी क्लासीफाइड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, नहीं, यानी ये सारी की सारी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कंडीशन हमारी बिल्कुल बेकार है। ठीक है, और ये हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई करती है, यानी ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इनकम के बारे में। ठीक है, कि इनकम कैसे कमाई जाती है और उस इनकम के ऊपर कहाँ पे टैक्स लगता है। ओके, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्कोप एंड मीनिंग ऑफ इनकम। एंड इसको है ना, बुक में अगर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये इंसिडेंस ऑफ इनकम्स होती हैं। इसमें ये पहले ही मैंने आपको बताया था कि हम बेसिकली जो रेजिडेंशियल शिप है उसी के बेस पे इनकम टैक्स लगाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है वो बोलता है कि किस बंदे की कौन सी इनकम किस वे से टैक्सेबल होगी और किस वे से नहीं होगी। तो इसमें ना 3 कैटेगरी दी हुई है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट रेजिडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी जो नॉर्मल
बंदा है इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसकी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। तो बेसिकली आप हर एक पॉइंट ये पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, पर एक पॉइंट बस समझ लेना कि क्या है कि जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसने इंडिया में कोई इनकम रिसीव की हो, कमाई हो या मिली हो, या डीम्ड टू बी एक्रू हो या डीम्ड टू बी अराइज हो, ठीक है, वो सारी की सारी इनकम ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल के हाथ में टैक्सेबल होगी। ठीक है, सभी केस में। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शनल केस हैं दो, जैसे कि रेमिटेंस, यानी जो बाहर कोई लोग हैं उन्होंने पैसा कमाया और इंडिया में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, उस केस में ये नॉन टैक्सेबल है। ठीक है, और कोई पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट, ठीक है, जो पहले उनके ऊपर कभी टैक्स नहीं लगा और वो इनकम लाई गई इंडिया में या उसके हाथ में आई हो, ठीक है, तो उस केस में भी नॉन टैक्सेबल रहेगी। अदरवाइज सारी की सारी इनकम टैक्सेबल होएगी, चाहे वो इंडिया में मिली हो, चाहे वो बाहर मिली हो, चाहे वो बाहर की कंपनी हो, चाहे वो इंडिया की कंपनी हो, किसी भी तरह की हो, ऑर्डिनरी के केस में सब जगह वो टैक्सेबल होगी। पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आते हैं नॉट ऑर्डिनरी के केस में। नॉट ऑर्डिनरी के केस में जो इंडिया में मिली है, इंडिया में रिसीव हुई है, मानी गई है, वो सारी की सारी नॉट ऑर्डिनरी के केस में भी क्या होएगी, टैक्सेबल होएगी। सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशंस ऐसी रहेगी जिसमें वो नहीं होगी, ऐसी जिसका कोई बिजनेस या ऐसी कोई इनकम जो रिसीव हो उस बिजनेस से जिसका कंट्रोल आउटसाइड इंडिया में हो, ठीक है, या एक्रू और अराइज हो आउटसाइड इंडिया में। ऐसे इन केस के अलावा और सब जगह उनकी टैक्सेबल होगी। इन दो केस में नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी नॉन टैक्सेबल रहेगी। ठीक है, और ये नीचे वाली तो सभी के केस में नॉन टैक्सेबल है। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है नॉन रेजिडेंट यानी बाहर के आदमी की इनकम। अब देखो, बाहर का आदमी इंडिया में अगर कोई इनकम कमाता है और इंडिया में उसको कुछ मिलता है तो ही टैक्सेबल होगी, बाहर की उसकी बाहर की इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये चार ही केस ऐसे बनते हैं, चाहे इंडिया में मिली हो, रिसीव हो, कैसी भी हो, वो चारों के केस में नॉन रेजिडेंट के हाथ में भी टैक्सेबल होगी। ठीक है, बाकी और कंडीशंस में कोई टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, तो जनरली ही अगर एक चीज़ में एक कॉन्सेप्ट में इस चीज़ को समझा जाए तो वो ये है कि एनी इनकम विच इज़ आइदर अर्नड इन इंडिया और डीम टू बी अर्नड इन इंडिया इज़ टैक्सेबल इन इंडिया। यानी इंडिया में कोई पैसा कमाया हो, ठीक है, या अर्न की हो, वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, सभी के लिए होगी। ठीक है, दूसरा फॉर द रेजिडेंशियल ऑफ इंडिया, एच ऑफ रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया के केस में ऑल ग्लोबल इनकम, सारी की सारी चाहे वो कहीं पे भी कमाई हो, वो सारी इनकम एक्सेप्ट एग्जाम्पशन इनकम। एग्जाम्पशन इनकम सेक्शन 10 में होती है, वो हम एक्स्ट्रा अभी देखेंगे आगे। ठीक है, उस इनकम को छोड़ के और सारी की सारी ग्लोबल इनकम, वेदर चाहे वो अर्न रिसीव इन टैक्सेबल इन इंडिया, चाहे वो इंडिया में कमाई हो, ठीक है, या बाहर कमाई हो, वो सारी की सारी इनकम हम नॉट ऑर्डिनरी के ऑर्डिनरी के केस में भी टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, नॉन रेजिडेंट के केस में is taxable only if it is either earned in India or it is a received in India। या तो नॉन रेजिडेंट के केस में इंडिया में कमाई हो या इंडिया में रिसीव हुई हो उसको टैक्सेबल करेंगे, उसके अलावा किसी को भी नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट income earned and received outside India will be taxable only it is from the business and profession control or set up in India। अगर उसका बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है तो ही टैक्सेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यानी ये पॉइंट है, ये वाला और ये। ठीक है, ये 9 पॉइंट बनते हैं। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स के, यानी इनकम के, कौन कौन सी इनकम किस किस के लिए इंडिया में टैक्सेबल होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दो बार आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना एग्ज़ाम से पहले, और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब आती है हमारे पास एग्जम्पशन इनकम या टैक्स फ्री इनकम, जो कि अंडर सेक्शन 10 में दी हुई है। यानी ये जो इनकम होगी सेक्शन 10 वाली, ये किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होगी, चाहे वो रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, कोई भी हो। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन 101% बनता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ के जाना ज़रूर। ठीक है, ओके, अब ये इतनी सारी है।
ठीक है, आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी, फिर भी मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो ही लिखी है, और जो पीछे एग्ज़ाम में आई हुई है वो वाली ही, ठीक है। फिर भी आप इनमें से कुछ छोड़ देना, और कुछ मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप इजीली इनको याद कर सकते हो। सबसे पहले अगर बात करें तो सेक्शन 10(1) सबसे पहले इनकम आती है, इनकम अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम्स जो होती है वो नॉन टैक्सेबल होती है इंडिया में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ये ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कौन से सेक्शन में कौन सी इनकम है और कितनी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे। ओके, एक और बात, ये सारी की सारी सेक्शन 10 की जो इनकम है, ये पाँचों के पाँचों हेड की भी इनकम डिफ्रेंशिएट करती रहेगी अलग अलग जगह पे, ठीक है। आप कुछ देखोगे कि कुछ इनकम सैलरी में एग्जम्प्ट हो रही है, कुछ कैपिटल गेन में एग्जम्प्ट हो रही है, कुछ हमारे पास बिजनेस एंड प्रोफेशन में है वो एग्जम्प्ट हो रही है, ठीक है। तो यानी ये टोटल पाँचों हेड में जो इनकम है ना, उसी का पोर्शन दिया हुआ है सभी का कंबाइंड से, ठीक है। तो हम इंडिविजुअली एक एक करके देखते हैं। एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होगी सेक्शन 2 में। एच यू एफ के केस में अगर कोई जो को पर्सनर है, उसको जो इनकम मिलती है, यानी देखो जो करता होता है, करता ट्रांसफ़र करता है अपने, और जो उसके पार्टनर है, जो मेंबर है उनको, ठीक है। तो वो इनकम एग्जम्प्ट होती है सेक्शन 10(2) में, ठीक है। ऐसे ही फर्म के एलएलपी के केस में जो शेयर मिलता है 10(2)(a) के हिसाब से वो एग्जम्प्ट होता है। फिर सेक्शन 10(5) में एलटीसी मिलती है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, वो 10(5) में एग्जम्प्ट होता है। 10(6) में इनकम रिसीव नॉन रेजिडेंट्स एम्बेसडर हो गए, ठीक है, जो एम्बेसडर या दूतावास होते हैं ना, उनको जो इनकम मिलती है 10(6) के हिसाब से उनकी एग्जम्प्ट होती है। 10(6) में गवर्नमेंट टैक्स पेड ऑन द इनकम ऑफ ए फॉरेन फर्म वेर ए फॉरेन कंपनी रेंडर टेक्निकल सर्विस टू गवर्नमेंट, यानी कुछ ऐसी पेमेंट हुई हो, ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट के काम में यूज की गई हो, ठीक है, उससे उनको कोई इनकम हुई हो, तो 10(6)(a) में वो एग्जम्प्ट हो जाती है। सेक्शन 10(7) में अलाउंस रिसीव बाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग अब्रोड, जो कुछ अलाउंस मिलते हैं जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है बाहर सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में 10(7)(a) होती है। 8 के अंदर कोऑपरेटिव टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम इंडिया के साथ कोई कर रहा हो फॉरेन एम्प्लॉय, उसके केस में अगर कोई इनकम मिल रही है तो वो 10(8) में एग्जम्प्ट होती है, ठीक है। 10(9) ओके। अब मेन पॉइंट आ जाता है हमारा सेक्शन 10(10) का, ठीक है। तो जनरली 10(10) जो सेक्शन है वो रिटायरमेंट के टाइम के हैं सारे के सारे, ठीक है। जैसे 10(10) ग्रेचुइटी का हो गया, 10(10)(a) हो गया पेंशन, ठीक है, 10(10)(a) हो गया इनकेसमेंट ऑफ लीव, 10(10)(b) हो गया वर्कर ड्यू टू रिलोकेशन, ठीक है, ट्रांसफ़र के केस में। 10(10)(b)(c) ये हो गया डिजास्टर के केस में। 10(10)(c) हो गया लीव ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम पीएससी और एनी अदर फर्म, पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है उनके केस में है। 10(10)(c)(c) ये हो गया रिसीव टैक्सेशन और प्रिक्विजिट्स। 10(10)(d) हो गया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी अब आप जनरली समझ ही चुके हैं कि जो 10(10) वाली सारी की सारी इनकम है वो रिटायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो जनरली आपसे ऐसे तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि 10(10)(a) बताओ, 10(10)(b)(c) क्या है, ठीक है। तो जनरली आपको पता भी लगेगा मैचिंग वाले कॉन्सेप्ट में, तो आप इजीली कर सकते हो कि हाँ ये रिटायरमेंट से रिलेटेड सेक्शन है, ठीक है। 10(11) एनी पेमेंट रिसीव इन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट, ओके। ये 10, 11, 12, 13 ये सारे के सारे हमारे फंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको पता लग जाएगा, ठीक है, कि ये हमारे फंड से रिलेटेड वाले 3 सेक्शन है, 11, 12, 13, ठीक है। 13 HRA का है, ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे सैलरी हेड वाले कॉन्सेप्ट में या सैलरी हेड वाले हेड में, ठीक है। 10(10)(14) अलाउंस यूटिलाइज टू मीट बिजनेस एक्सपेंस, ये चिल्ड्रन के केस में, एजुकेशन हॉस्टल के केस के हैं। 15 में इनकम रिसीव फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के केस में अगर कोई हमें इनकम मिल रही है वो एग्जेम्प्ट होएगी, तो वो 10(15) में। 10(16) में स्कॉलरशिप से कोई इनकम मिल रही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क मैंने किया नहीं, ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट है। 16, 17 भी इंपॉर्टेंट है, एमएलए एमपी होते हैं उनको जितना भी अलाउंस मिलता है वो सारा एग्जाम्प्ट होता है 10(17) में, ठीक है। गवर्नमेंट अवार्ड होते हैं 10(17)(a) में। 20 में लोकल बॉडी और अथॉरिटी उनको, ठीक है, उनसे कोई इनकम रिसीव हुई है वो। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च 10(21),
ठीक है, तो ये बस आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कौन सी इनकम कहाँ पे आती है और कहाँ किस सेक्शन के हिसाब से वो एग्जम्प्ट है। इनके अंदर जाने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बस हमें ये याद होना चाहिए कि किस सेक्शन में कौन सी इनकम एग्जम्प्ट है। ठीक है, उसके बाद ये सारी आप एक बार देख लेना, नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगा। ठीक है, एक बार ये सारी देख लेना, और जो हाईलाइट की हुई है या बोल्ड की हुई है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा वैसे सारी इम्पोर्टेंट है, बट आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सी इनकम कहाँ कहाँ रिलेट कर रही है। नेक्स्ट, अब आता है पॉइंट हमारे पास एग्रीकल्चर इनकम का। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम की जो डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 1A में दी हुई है। ठीक है, इंक्लूड्स रेंट रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग और एग्रीकल्चर लैंड, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोसेस, सेल ऑफ कल्टीवेशन एंड रेंट। यानी जो एग्रीकल्चर इनकम है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है, रेंट रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम, ये सारा का सारा हमने उसके अंदर इंक्लूड करना है। यानी एग्रीकल्चर इनकम में ये सारी चीज़ें ऐड की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये बात बोल ली गई है। यानी कि एग्रीकल्चर इनकम कौन सी रहेगी कि एग्रीकल्चर से जो इनकम कमाई गई, नहीं, उसके अंदर रेंट भी हो सकता है, रिवेन्यू हो सकता है, एग्रीकल्चर लैंड से इनकम फ्रॉम बिल्डिंग से भी हो सकता है, एग्रीकल्चर लैंड पे इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोसेस से भी हो सकता है, सेल ऑफ कल्टीवेशन से और उससे कोई रेंट मिल रहा है वो। ठीक है, एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम 10(1) में दी हुई है। एग्रीकल्चर income is exempt for the individual and HUF, unrecognized firm, AOP, BOI, artificial person, इनके लिए एग्जेम्प्ट रहेगी ये। ठीक है, तो कई बार आपसे पूछ लेगा कि एग्रीकल्चर इनकम किसके लिए एग्जेम्प्ट है, तो HUF फर्म के लिए, AOP, BOI के लिए। ठीक है, इफ़ एग्रीकल्चर इनकम अराइज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इज़ फुल्ली टैक्सेबल, यानी इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम है वो ही एग्जेम्प्ट है, बाहर से जो कोई इनकम आ रही है एग्रीकल्चर से वो टैक्सेबल रहेगी। ठीक है, इट इज़ एग्रीगेट विद नॉन एग्रीकल्चर एंड एक्सीड 5,000 ऑफ एग्रीकल्चर इनकम देन यूजिंग पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। यानी अब देखो हम क्या करेंगे कि टोटल जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है ना उसको एग्रीगेट कर लेंगे। एग्रीगेट का मतलब, और जैसे अलग अलग खेत हैं हमारे, ठीक है, एक दिल्ली में, एक मुंबई में, कहीं वगैरह वगैरह जगह पे, ठीक है, वहाँ से टोटल जितनी इनकम आई ना उन सभी को इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, और उनमें एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को कैलकुलेट करेंगे। अगर 5,000 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसका नाम है पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, उसके अंदर है ना बाइफिरकेशन किया हुआ है कि कौन सी इनकम बिजनेस की रहेगी, कौन सी इनकम एग्रीकल्चर की रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें कि अगर रबर हम बना रहे हैं, रबर इन इंडिया, इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, रबर की अगर खेती करके रबर हम बना रहे हैं तो 35% तो हम मानेंगे बिजनेस की इनकम। ठीक है, यानी ये पीजीबीपी के हेड में चली जाएगी, और 65 जो इनकम होगी, 65% वो एग्रीकल्चर इनकम होगी और वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन अब कैसा आएगा आपके आगे, क्वेश्चन ये आ सकता है कि रबर से कौन सी कितनी इनकम टैक्सेबल रहेगी या कितनी एग्जम्प्ट रहेगी, कितनी पीजीबीपी में जाएगी, कितनी एग्रीकल्चर इनकम में जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी के केस में 2 पॉइंट है, सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन एंड कर्ड, यानी कॉफ़ी को उगाना, ठीक है, और उसको मिलाना। अगर इस काम में लगे हुए हैं तो 25% तो बिजनेस की मानी जाएगी, 75% एग्रीकल्चर की मानी जाएगी। अगर सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन कार्ड रोस्टेड, अगर हम सारी प्रोसेस करके ही बाहर मार्केट में बेच रहे हैं तो 40% बिजनेस की, 60% एग्रीकल्चर की। इनकम फ्रॉम टी, अगर चाय की बात करें तो हम 40% बिजनेस की इनकम मांगते हैं और 60% एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारा समझ में आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या आया हुआ था पिछली बार। अब देखो, ये जून 2019 में